तो भाई गाइस, आज हमारा एक्सरसाइज 9.2 का डिफरेंशिएशन, हम लोगों ने 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 10 तक 10 या फिर 8 सम थे जो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। अब एक्सरसाइज 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है जो जिसके अंदर 10 से लेके 10 या 11 सम है। आई थिंक हाँ 11 है। और ये जो 11 सम है ना, ये बहुत अलग है। अलग मतलब कि डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ फॉर्मूलास है, मतलब फॉर्मूला की तरह इसको सॉल्व करने के, ये थोड़ा सा अलग है। इसके पहले आप लोगों ने ऐसा सम देखा नहीं होगा, तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने वहां पे कुछ फॉर्मूलास लिखे हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर वो आपको समझ में आ गया ना, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ वर्ड यूज किए गए हैं, तो मैं आपको सबसे पहले वो वर्ड का मतलब बता देता हूँ कि वो वर्ड का मतलब मीनिंग क्या होता है, वो वर्ड क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चे लोगों को पता नहीं रहेगा, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे रहेंगे उनको तो बहुत कम ही नॉलेज रहेगा। चलो, अभी आपको इस चैप्टर के अंदर एक वर्ड यूज होगा, डिमांड। अब डिमांड क्या होता है, भाई जरा मुझे डिमांड बताओ, ठीक है। अब मान के चलो कि तुम कहीं पे लड़की देखने गए, ठीक है। तुम कहीं पे लड़की देखने गए, तुमने लड़की वाले से पापा से बोला, तुमने लड़की के पापा से बोला कि अंकल मेरी एक डिमांड है। डिमांड यानी क्या होती है, शर्त। अब लड़की के पापा बोलेंगे भाई तुम कौन सी डिमांड है, तुमने बोला कि अंकल मुझे शादी में कार चाहिए। क्या चाहिए, कार चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। डिमांड मतलब होता है क्या रखना, शर्त रखना, ठीक है। डिमांड मतलब कुछ, डिमांड यानी कुछ मांगना, कोई मांग, किसी से कुछ मांगना, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। वो आपको ये भी वर्ड दिखाई देगा, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। एज्यूम करो कि समझो कि मेरा एक होटल है और मैं अपने होटल में एक रोटी बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, रोटी। मैं अपने होटल में रोटी बनाता हूँ और एक रोटी में 5 रुपए की बेचता हूँ, ठीक है। तो यानी कि जो मैं चपाती बनाता हूँ या फिर जो मैं रोटी बनाता हूँ, उस रोटी को मैं 5 रुपए में बेचता हूँ। कितने रुपए में, 5 रुपए में बेचता हूँ। अगर मैं एक दिन में 100 रोटी बनाता हूँ, तो ठीक है, 100, अगर मैं एक दिन में 100 रोटी बनाता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो कितना होगा, 500, ठीक है। मतलब 500 रुपए में मुझे कितनी रोटी मिलेगी, 100 रोटी मिलेगी, ठीक है। सामने वाला अगर खरीदने आएगा तो 500 रुपए में कितनी रोटी मिलेगी, उसको 100 रोटी मिलेगी। अब सामने वाले ने क्या बोला कि भाई मुझे 100 रोटी नहीं चाहिए, मुझे 5 रोटी और, मतलब मुझे 5 रोटी और चाहिए, मुझे 100 रोटी कम पड़ेगा, तो मैं इसको 5 रोटी और बना के दूंगा। तो जब मैं इसको 5 रोटी और बना के दूंगा तो 5 रोटी का प्राइस कितना हो गया, एक रोटी का प्राइस 5 रुपीस है, तो 5 का कितना हो गया, 25, कितना, 25। तो यानी ये मैंने 5 रोटी जो है ना, उसे मैंने एक्स्ट्रा बनाया। क्या बनाया, एक्स्ट्रा बनाया। मैंने 5 रोटी एक्स्ट्रा बनाया। तो जो हम लोग एक्स्ट्रा कोई सामान बनाते हैं ना, उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल सा मतलब है, अगर हम कोई काम करते हैं, उस काम में कोई सामान कम पड़ जाता है तो हम उसको एक्स्ट्रा बनाते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है यानी 25 रुपीज, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आगे और कौन सा वर्ड है, ठीक है, रिवेन्यू। अब रिवेन्यू मतलब क्या होगा, रिवेन्यू भी हम लोग अच्छे तरीके से एक बार ध्यान दे देते हैं। रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू होता है डिमांड इनटू प्राइस। अब डिमांड इनटू प्राइस मतलब क्या, रिवेन्यू। एग्जांपल के लिए तुम किसी कपड़े की शॉप पे गए, कपड़े की शॉप पे जाने के बाद में आपने वहां पर कहा कि मुझे एक कपड़ा चाहिए। वो सामने वाले ने, जैसे कि आपने सामने वाले से पैंट और शर्ट खरीदा, तो सामने वाला आपको पैंट और शर्ट दिखाएगा और आप उसके बदले में उसको पैसे दोगे। तो यानी आपने कपड़े वाले के पास में जाकर डिमांड किया, भाई मुझे कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए, शर्ट पैंट चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप कपड़े लोगे और उसको प्राइस दोगे, क्या मतलब है, उसको पैसा दोगे, ठीक है। तो वहां पे दो चीजों का लेन देन हुआ, आपने कपड़ा लिया और पैसा दिया। तो ये जो कपड़ा लेना और पैसा देना, ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर कर रिवेन्यू बनता है। मतलब सिंपल सा मतलब बोला जाए तो जो कोई सामान खरीदेगा, वो सामान खरीदने के बाद में उसके बदले जो पैसा देता है, उन दोनों को मिलाकर उनका मल्टीप्लाई करने पर रिवेन्यू आता है। क्या आता है, रिवेन्यू आता है।
तो यही सब कुछ वर्ड है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। ये रिवेन्यू वगैरह क्या होता है तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब एवरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है, अब एवरेज कॉस्ट, ये सब छोटे छोटे वर्ड है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, क्या पता फिर बाद में ना कहीं आपके सर लोग ये सब वर्ड बताएंगे नहीं कॉलेज में। हाँ इतना मुझे पता है, क्योंकि ये सब बताना मतलब टाइम वेस्ट है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एवरेज कॉस्ट क्या होता है। अब एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, अब जैसे कि मैंने आपसे बोला ना कि एक रोटी में 5 रुपए की मिलती है, तो 500 रोटी की सॉरी एक रोटी अगर 5 रुपए की मिलती है तो 100 रोटी कितने की मिलेगी, 500। तो एक रोटी का प्राइस कितना है, 5 रुपए। तो एवरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है कि पर यूनिट को गिना जाता है, मतलब एक एक पे, जैसे कि एक रोटी का दाम कितना है, 5 रुपए, तो फिर इसके बाद ऐसे करके, मतलब इसके अंदर टोटल नहीं आता, एवरेज कॉस्ट के अंदर टोटल नहीं आता, इसके अंदर पर यूनिट आता है। यूनिट मतलब एक सामान, तो एक रोटी, तो एक रोटी का दाम जितना रहेगा उसको क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। मतलब एवरेज कॉस्ट के अंदर, मतलब एवरेज कॉस्ट के अंदर क्या होता है, एक एक यूनिट का हिसाब किया जाता है, ये डायरेक्ट टोटल नहीं किया जाता, ठीक है। पर मतलब पर यूनिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। यानी एवरेज कॉस्ट मतलब सिंगल प्राइस कितना है, एक सामान का दाम कितना है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे जूते खरीदने हैं, तो एक जूते 500 रुपए के हैं, तो ठीक है, अगर मैं 100 जूते खरीदूंगा तो कितने हो जाएंगे, शायद 5000 के लगभग, तो ठीक है। तो वो तो मेरा जो टोटल हो गया वो मेरा कौन सा मार्जिनल का, अभी वो जो मेरा टोटल हो गया, तो वो जो मेरा टोटल है वो कौन सा, रिवेन्यू है। सामने वाले ने मुझको इतना दिया, सामने वाले ने मुझसे डिमांड किया और बदले में पैसा दिया, तो मेरा रिवेन्यू हो गया, ठीक है। तो टोटल जो है वो रिवेन्यू कहलाता है। लेकिन जो एवरेज कॉस्ट होता है ना वो सिंगल, यानी एक जूते का दाम कितना है, 500 रुपए, तो वो मेरा क्या एवरेज कॉस्ट है, मतलब सिंगल प्राइस कितना है, ठीक है, सिंगल प्राइस। तो ठीक है, चलो बस स्टॉप करते हैं। बस यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड थे जो आपको समझ में आने चाहिए। अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला में क्या करने का। देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे सम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अगर कहीं पे डिमांड फंक्शन आता है तो उसको D इक्वल टू एफ पी होता है। देखो डिमांड मतलब क्या, D, फंक्शन मतलब क्या, F, ठीक है, P मतलब होता है प्राइस, P मतलब होता है प्राइस, ये याद करके रखो। अगर कहीं पर डिमांड फंक्शन आता है तो ये वर्ड यूज किया जाता है, D इक्वल टू एफ पी। अब दूसरा, इसके बाद में मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल डिमांड वही जो मैं आपको समझा रहा था। तो मार्जिनल मतलब M, डिमांड मतलब D, तो एम डी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ D अपॉन डेरिवेटिव ऑफ P। अब ये वर्ड क्या है जरा ये भी समझ लो। इसके पहले हम लोग डिफरेंशिएशन में ऐसे करते थे, y इक्वल टू 5x, ठीक है, y इक्वल टू 5x, फिर हम लोग करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करते थे, विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे। अभी देखो आपका ये नाम हो सके तो चेंज होगा, हो सके क्या, चेंज ही होने वाला है, ठीक है, बहुत सारे सब में चेंज होगा और आपका ये भी चेंज होगा। अब जैसे हम लोग डेरिवेटिव कैसे करते थे, dy अपॉन dx, ऐसे करते थे ना, dy अपॉन dx। तो ये y कहां से आया, ये वाला जो हम लोगों ने माना था उसी को तो y बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद में x से हम लोग क्या करते हैं, बोलते ना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे जो वर्ड रहता है वो यहाँ पे आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इसको d मानता हूं, d इक्वल टू एफ एक्स, d इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अभी जो d है वो कहां पे आएगा, y की जगह पे आएगा। तो क्या आपका d, हाँ d और स्मॉल d और कैपिटल D, और नीचे क्या आएगा dx, ऐसे, तो वर्ड चेंज हो जाता है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x है, अगर मैं यहां पे लिख दूं विथ रिस्पेक्ट टू p, p मतलब प्राइस, तो ये p कहां पे आएगा, x की जगह पे, x की जगह पे। अभी यही सब थोड़ा इसमें घुमा फिरा के दिया हुआ है, तो देखो वही वहां पे लिखा हुआ है d स्मॉल d और इसके बाद कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इसके बाद p, ठीक है। यानी d मतलब क्या, उसको माना गया है, d इक्वल टू फंक्शन ऑफ p, तो d मतलब क्या, उसको माना गया, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। अगर ये वर्ड आपको कहीं पे दिखता है ना, देखो सिंपल सा है, अगर कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल कोई नाम का वर्ड है, मार्जिनल नाम का वर्ड यूज किया गया है ना, तो समझ जाना कि डिफरेंशिएशन करना है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे आपके जो नाम है ना वो थोड़े से चेंज होंगे और कुछ नहीं होगा। इसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो सप्लाई फंक्शन दिया हुआ, सप्लाई फंक्शन अगर वर्ड आता है तो सप्लाई फंक्शन मतलब एस, ठीक है, इक्वल टू जी एक फंक्शन है, ठीक है, इसका p, p मतलब कहाँ, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है p,
ये p कौन किसकी जगह लेगा पता है? नीचे जहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x करते ना तो वहां पे p आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू p। और डिफरेंशिएशन किसका किया जा रहा है? x, यानी जो हम लोगों ने माना x, तो यहाँ पे x। तो वैसे ही समझा करो। मार्जिनल डिमांड, तो इसका भी सेम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। ms इक्वल टू ds अपॉन dt। अब चलते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? t टोटल कॉस्ट यानी c, देखो c यहाँ पे लिखा गया है, तो c मतलब क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन टू f, और देखो यहाँ पे x दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ब्रैकेट में x है ना तो समझ लो नीचे, ब्रैकेट में p है ना तो समझ लो नीचे, ब्रैकेट में p है ना तो समझ लो नीचे आएगा विथ रिस्पेक्ट टू p, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही सब हमें ये फॉर्मूले की मदद से याद करना है। टेंशन मत लो, आप इसको बस एक बार समझ लो क्या फॉर्मूला है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। फिलहाल तो जब मैं सवाल को स्टार्ट करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, समझ जाओगे। बस यही थोड़ा सा है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। सवाल ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं है, जैसे आप लोग करते हो ना वैसे ही है, बस कोई फर्क नहीं है। बस हमें ये ध्यान में देना है। देखो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू दिया हुआ है। टोटल रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब समझाया मैंने, तो टोटल रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब आर इक्वल टू प्राइस इंटू डिमांड। वही बोला ना, रिवेन्यू मतलब क्या होता है? रिवेन्यू मतलब क्या होता है? टोटल सामान खरीदना यानी डी, और पैसे देना यानी पी, दोनों को क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आता है? रिवेन्यू आता है, ठीक है? एवरेज रिवेन्यू, अगर उसका एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है मतलब यही जो मैंने समझाया ना, एवरेज मतलब सिंगल प्राइस। अगर हमें सिंगल प्राइस निकालना है तो उसको आर अपॉन डी इक्वल टू पी डी अपॉन डी किया जाता है, डी डी कैंसिल होकर पी बचता है, ठीक है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। और टोटल प्रॉफिट तो इक्वल टू आर माइनस सी, ठीक है? आर यानी रियल प्राइस में से आप ये सी कॉस्ट को निकाल दोगे, जितना उसका प्राइस रहेगा तो आपका टोटल प्रॉफिट, आपका आंसर आ जाएगा। तो भी इसके अंदर हमें सम स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है? बहुत लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो, क्योंकि ये सम भी बहुत बड़े बड़े हैं, कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग हाफ करके वीडियो बनाते हैं, तो इसके लिए ज्यादा टाइम आप लोगों को ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था द डिमांड डी। देखो डिमांड को क्या बोला? डी बोला। द डिमांड डी फॉर अ प्राइस इज गिवन बाय, प्राइस इज गिवन बाय मतलब प्राइस दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ है? देखो विच प्राइस इज 3, प्राइस इज 3 दिया हुआ है, ठीक है? द डिमांड डी फॉर अ प्राइस मतलब जो डिमांड है, डिमांड के ऊपर प्राइस दिया गया है, ठीक है? सामने वाले ने कुछ डिमांड किया है, उसके ऊपर प्राइस दिया गया है। तो द डिमांड डी फॉर अ प्राइस इज गिवन बाय, देखो डी इक्वल टू 27 अपॉन पी। पहले इसको लिख लो, सोल्यूशन इसको लिख लो, क्या है ये? 27 अपॉन पी। ये क्या है तुम्हारा पता है? डिमांड है। तो ये डी इक्वल टू क्या है? ये डी इक्वल टू, यहाँ पे सोल्यूशन लिख दो, डी इक्वल टू 27 अपॉन पी। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज डिमांड, क्या करने का? रेट ऑफ चेंज डिमांड। हमें रेट ऑफ चेंज डिमांड का आंसर निकालना है कि रेट ऑफ चेंज इनटू डिमांड क्या होता है। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है। सिंपल सा तरीका बताऊं तो आप इसको क्या करो? डिफरेंशिएट करो। क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते समय किससे? विथ रिस्पेक्ट टू पी। पी मतलब क्या? प्राइस, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नाम का वर्ड यूज किया गया है, वही हमें समझ के लेने का है कि क्या हमें इसको करने का है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे क्या करना है? पी से इसे हमें पी से क्या करना है? सॉल्व करना है। अब डिमांड नाम का वर्ड देखो, डिमांड नाम का वर्ड मतलब ऊपर वाले में आपका फर्स्ट वाला दिख रहा है। यहाँ पे फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो मतलब फंक्शन आपको कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आपको डिफरेंशिएट ही करने का, ठीक है? क्या करना है? आपको डिफरेंशिएट करना है। इतना समझ के रखो, डिमांड वगैरह देखो ऊपर ही मिल जाएगा, ऊपर। तो ऊपर अगर डिफरेंशिएट किया हुआ है, डिमांड देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन लोगों ने डिफरेंशिएट किया है, तो हमें भी क्या करने का? डिफरेंशिएट ही करना है। तो चलो स्टार्ट करते इसको डिफरेंशिएट करना। जैसे करते हो वैसे ही करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डी तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करो? डिफरेंशिएट, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी। क्या करोगे? पी। तो देखो यहाँ पे डी अपॉन डी, यहाँ पे y आता है, लेकिन y की जगह किसने ले ली? d। यहाँ पे x आता है, तो x की जगह किसने ले ली? p। तो यहाँ पे p। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो d और नीचे क्या आएगा? dp ही आएगा, ये p यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है कौन? d का वैल्यू कितना है? 27 और p। तो ब्रैकेट में लिख लो 27 और p, ठीक है? अब इसके आगे सॉल्व करोगे तो देखो d अपॉन, देखो 27 नंबर है
और मैंने आपको हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में सीखा है कि नंबर को बाहर लिखा जाता है। तो एक काम करो, नंबर को यहाँ पे बगल में लिख लो। जब आप नंबर को यहाँ पे लिखोगे तो d/dp, तो आपका ये यहाँ पे क्या बचेगा 1/p। क्या बचेगा 1/p। अब 1/p का फॉर्मूला तो कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं है, तो वापस 27 इंटू ऐसे कॉपी करते चलो dp। क्या आप 1/p को p-1 लिख सकते हो क्या? p-1। अब बोलोगे p-1 क्यों? एक बात बताओ, अगर किसी के ऊपर -1 है, अगर हमें माइनस हटाना रहता है तो हम 1/x लिखते हैं ना, ऑटोमेटिक माइनस क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो अगर माइनस को ऐसा कर सकते हो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखो आपका एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला याद है आप लोगों को? नहीं याद रहेगा, ठीक है ना, चलो मैं बता देता हूं कौन सा फॉर्मूला है। x⁻n इक्वल टू n(x(n-1), जो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में करते हुए आया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में करते हुए आया है। लेकिन वहां पे तो x था, यहाँ पे p है, राइट ना। अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि अरे सर फॉर्मूले में तो x था, आप लोगों ने बताया था कि कोई और वर्ड आता है तो वो कांस्टेंट कहलाता है। हाँ कहलाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो p है ना उसने x की जगह ली है, तो फॉर्मूला भी सेम टू सेम यूज होने वाला है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो अभी आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। अगर 1/p है तो 1/p को p-1 करोगे, क्यों? ताकि ये एक फॉर्मूले में क्या हो जाए, फिट हो जाए, आप इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सको। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 27 बीच में मल्टीप्लाई, देखो ये क्या है x⁻n, तो x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n का, समझो कि मैंने x लिखा, n कहां पे आता है नीचे, और n में से एक को घटा देते, तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे p-1 है, तो सबसे पहले p लिख दो, -1 कहां पे आएगा, नीचे, -1 कहां पे आएगा, नीचे। अब -1 में से -1 कर देंगे, उसी में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन में करते हो वैसे। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है। अब इसके बाद में आ गई, अब 27 वैसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई, -1 का मल्टीप्लाई p में करूंगा तो -p, ठीक है। इसके बाद में देखो -1 और -1 क्या होता है, -2, कितना होता है, -2। तो अभी 27 अभी चाहिए तो और कुछ कर सकते क्या, 27, ठीक है, 27 को कुछ कर सकते, ठीक है। 27 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, तो 27, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा p, और ऊपर कितना आ गया, -2, ठीक है। इतना समझा कैसे हुआ। अच्छा p के ऊपर -2 है, तो क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब p², एक बोलोगे सर समझा नहीं मेरे को, चलो बताता हूँ। अब -27 वैसे बीच में क्या मल्टीप्लाई, अब देखो p के ऊपर माइनस है, अगर मुझको प्लस करना रहता तो ऐसे करता ना, ऐसे ही करता, हाँ 1/1 में करके लिखता। अब 27 का मल्टीप्लाई 1 में करता तो -27, और यहाँ पे p², बस आपका डिफरेंशिएशन आ गया। यही हमें इस सवाल में करना था। तो ये जो आपका -27/p² आया, ये क्या है आपका, d, स्मॉल d और कैपिटल D, ठीक है, अपॉन स्मॉल d इंटू प्राइस, ये तुम्हारा आंसर है। लेकिन इसके आगे आपको एक काम और करना है, उसने देखो प्राइस दिया हुआ, यानी p का वैल्यू दिया है, p = 3। अब डिफरेंस इसके अंदर नहीं, जो हम लोगों ने आंसर निकाला है उसके अंदर कहीं पे p है क्या, यहाँ पे p है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, 3 रखने का। तो एक स्टेप और करो, तो d, स्मॉल d, कैपिटल D अपॉन dp, यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना, 3, ऐसे साइड में लिख लो, p का वैल्यू 3 है, तो इक्वल टू -27 p का स्क्वायर, यानी 3 का क्या आएगा, स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करोगे तो -27, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर कितना आया, -3। तो यानी कि आपका d और कैपिटल D और d स्मॉल p और p का वैल्यू हम लोगों ने जब 3 रखा तो उसका आंसर कितना निकला, -3, कितना, -3। ये आपका क्या आंसर है, मैच कर लूं मैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। यही सब है, सम हमारे थोड़े बड़े हैं, लंबे चौड़े हैं, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट अगले सब में।
प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ये प्रैक्टिस वाला सम है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 अपने टेक्स्ट बुक में देख लो क्या दिया हुआ है। इफ फॉर अ commodity द प्राइस डिमांड, ठीक है, इफ फॉर अ कमोडिटी द प्राइस डिमांड रिलेटेड इज गिवन बाय, ठीक है, प्राइस डिमांड रिलेटेड टू गिवन बाय, देखो डी इक्वल टू वापस कुछ दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले डी का वैल्यू लिख लेते हैं। डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी प्लस 5 अपॉन पी माइनस 1, ये दिया हुआ है। इसके बाद में क्या बोलता है कि क्या फाइंड करने का हमें, मार्जिनल डिमांड क्या करना है, क्या करना है, मार्जिनल डिमांड। अब मैंने आपको बोला था कि अगर मार्जिनल डिमांड नाम का कोई वर्ड आता है तो वहां पे आपको इसको क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का। तो ठीक है, इसके अंदर मार्जिनल डिमांड नाम का वर्ड आ गया तो आपको इसको डिफरेंशिएट करने का। और हमें क्या बोलता है कि मार्जिनल डिमांड तो फाइंड करना है व्हेन प्राइस इज 2, प्राइस कितना है, 3 है। देखो अगर कभी भी आपको ऐसे दिया हुआ ना प्राइस 2, प्राइस 1, प्राइस 3, प्राइस 4, प्राइस 10, तो उसको लास्ट में वैल्यू रखने का, डिफरेंशिएशन करने के बाद में जहां पे पी रहेगा ना वहां पे हमें वैल्यू रखने का। इतना दिमाग में रखना कि अगर प्राइस नाम का कुछ वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, प्राइस दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, या फिर जरूरी नहीं पी का ही वैल्यू देगा, कुछ और भी दे सकता है, जैसे कि सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी इक्वल टू 10 ले लो, एन इक्वल टू 10, तो उसको लास्ट में रखना डिफरेंशिएशन करने के बाद में। मतलब जब हम लोग उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना तो वो यूज करने के बाद में वहां पे वैल्यू रखने का है लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डी इक्वल टू ये दिया था और फाइंड क्या बोला है, मार्जिनल डिमांड फाइंड आउट करना है। ठीक है, और प्राइस कितना दिया हुआ है, प्राइस कितना दिया भाई, ये पहले वाले की तरह ही है, पहले वाले की तरह ही, प्राइस इज 2। फिलहाल के 11th में तो ये सब सम तो आना नहीं चाहिए, फिलहाल अभी आपके स्कूल वाले भी ये सब सम देंगे नहीं। ठीक है, बट फिर भी हम लोग हल्के में नहीं ले सकते, क्या पता बहुत से सर लोगों का दिमाग खसक गया तो कुछ भी दे सकते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला टर्म देखो, ये डिवाइड वाला है, तो ठीक है, डिवाइड का फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है हमारा डिवाइड का फॉर्मूला, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और इसके अपॉन में कितना है, वी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। चलो ठीक है, करते हैं हम लोग। तो अभी आगे लेट तो दिया ही हुआ है, डी इक्वल टू पी प्लस 5, और ये कितना, पी माइनस 1। तो ये जो आपका ऊपर वाला ये क्या है, यू, और ये क्या है, वी। चलो डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं पी, क्या करोगे, पी से डिफरेंशिएट करोगे। चलो करो डी, और नीचे डी, यहाँ पे कौन आएगा, डी आएगा, और इसके नीचे कौन आएगा, पी, जैसे पहले किया था। अब फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही, कुछ फर्क नहीं करना है, फॉर्मूला वैसे यूज करना है। तो सबसे पहले कौन आता है, वी, वी मतलब कौन, नीचे वाला, तो इसको लिखो पी माइनस 1 इंटू डी अपॉन, एक मिनट है, यहाँ पे फॉर्मूला डीएक्स नहीं लिखा ना, डीएक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आता है, लेकिन हमारा है क्या, पी, प्राइस है। अब यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करना है, यू, यू मतलब कौन, p प्लस 5, तो यहाँ पे लिख लो p प्लस 5। अब इसके बाद में माइनस है तो माइनस, अब क्या है, u, u मतलब कौन, यही वाला p प्लस 5। अब इसके बाद में बीच में मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएट किसका करना है, v का, v मतलब कौन, नीचे वाला p माइनस 1 और dx अपॉन वी, सॉरी एक्स नहीं, पी पी पी, वही गलती मत करना, ठीक, क्योंकि हम लोगों को एक्स लिख के आदत हो गई है, वी स्क्वायर, तो ऐसे हो जाता है कभी कभार। वी स्क्वायर मतलब कौन, पी माइनस 1 का स्क्वायर। चलो अब डिफरेंशिएट हम लोग करना चालू करते हैं। तो ये देखो p माइनस 1 वैसे, अब इसके आगे यहाँ पर देखो दो एलिमेंट है, एक p है और प्लस 5 है, ठीक है, p प्लस 5 है। तो अभी इसको अंदर लेके जाओ, डिफरेंशिएशन को अंदर लेके जाओ, जैसे हम लोग लेके जाते हैं, एक बार p के साथ में, एक बार 5 के साथ में, तो d अपॉन डी पी, किसका डिफरेंशिएशन करोगे, p का, प्लस d अपॉन डी पी, किसका डिफरेंशिएशन करोगे, 5 का, ब्रैकेट को बंद करो, माइनस, ये तो लेफ्ट में है, इसको कुछ नहीं होगा,
अब इसमें भी देखो दो टर्म है, माइनस दिया हुआ, अंदर लेके जाओ। डी अपॉन डी पी किसका डिफरेंशिएशन करोगे? पी का, बीच में माइनस। डी किसका डिफरेंशिएशन करोगे? 1 का, और नीचे कितना? डी पी डिफरेंशिएशन, कितना हार्ड वर्ड है ना। इसके बाद बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कौन? पी माइनस 1 का स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। पी माइनस 1 वैसे ही, ठीक है, ध्यान दो। अब पी यानी कौन? एक्स का वैल्यू कितना होता है? 1। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि एक्स का वैल्यू कितना होता है? 1। तो पी का वैल्यू कितना होगा? 1 प्लस 5 कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना आएगा? 0 माइनस, इसको एज इट इज लिख दो, पी प्लस 5। आगे पी यानी कौन? एक्स माइनस 1 एक कांस्टेंट है, कितना आएगा? 0। आई होप पहले की तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग है। तो नीचे क्या है? p माइनस 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या बचेगा? p माइनस 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 ही होता है। तो 1 माइनस p प्लस 5, बीच में क्या? मल्टीप्लाई, x माइनस 0 कितना होता है? 1 मिनट, हाँ x नहीं, p का डिफरेंशिएशन यानी कितना? 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो x की जगह किसने ली है? p ने, तो p का भी 1 ही रहेगा, 1। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। नीचे कितना बचेगा आपका? p माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला में रफ कर दे रहा हूं, क्योंकि अभी और भी आगे लंबा जाएगा। चलो ठीक है। अभी यहां पे देखो, अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई p माइनस 1 में करूंगा तो वही आएगा, p माइनस 1। बीच में क्या दिया हुआ है? माइनस। अब अगर यहां पे 1 का मल्टीप्लाई p प्लस 5 में करता तो वही आएगा, p प्लस 5। और नीचे क्या है? v का स्क्वायर। v का स्क्वायर मतलब p माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। p माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करो, माइनस वैसे ही, p वैसे ही, माइनस p के पास में प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस कितना? 5। ब्रैकेट ओपन करते समय जो सेकंड ब्रैकेट रहता है उसका सिंबल चेंज होता है, p माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे p प्लस में माइनस में, इसको उड़ा दो, यानी क्या बचा? माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 6, लेकिन माइनस 6 और p माइनस 1 का स्क्वायर। एक बार पीछे मैच कर लू, यही है क्या? हाँ ठीक है, चलो इतना आंसर हमारा राइट है। तो यानी ये जो हमारा निकला है ये किसका वैल्यू है? स्मॉल डी, उसके बाद जो हमने लेट करके y माना था उसका, तो ये वाला पूरा वैल्यू, ठीक है। तो d स्मॉल डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी विथ रिस्पेक्ट टू p, कितना आंसर आया? -6 अपॉन p माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमें प्राइस दिए, प्राइस मतलब 2, तो जहां पे p है वहां पे कितना लेने का? 2। इसके पहले वाले में भी यही किया, आगे भी आएगा तो भी वही करेंगे, लास्ट में आंसर लेने का। तो डी पी प्राइस, p का वैल्यू कितना दिया? 3, तो इक्वल टू -6, नीचे p है तो p की जगह पे 3 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो, -6 वैसे ही, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करोगे तो -6 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर कितना आएगा? -3/2। ये भी जरा मैच कर लो, -3/2 राइट है क्या? p का वैल्यू कितना है? when p equal to 3 -3/2/1 2/1, एक बेटा 2/1। रुक जाओ जरा, एक बार मैच कर लेता हूँ। प्राइस कितना दिया हुआ है? प्राइस 2 दिया हुआ है ना, सॉरी यहाँ प्राइस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 आएगा। 3 कैसे ले लिया समझ में नहीं आ रहा है। प्राइस कितना आएगा आपका? 2, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो -6, 2 में से 1 गया तो 1 का क्या? स्क्वायर, तो -6 वैसे ही 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होता है। तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा? -6 आएगा। कितना आएगा? -6। तो एक बार पीछे मैच कर लेता हूँ, रुक जाओ। -6 राइट ही गया, नहीं तो फिर पता चला फिर रॉन्ग हो गया है। -6 राइट है, परफेक्ट है, ठीक है। -6 हमारा किसका निकला है? तो D और
कैपिटल डी, फिर स्मॉल डी और पी, और हम लोगों ने प्राइस 2 रखा था तो उसका वैल्यू कितना निकला था -6। ये हमारा आंसर निकला। तो इसको भी कर लो कॉपी, ये भी हो गया कंप्लीट। फिर चलते हैं सम नंबर 3 पे। गाइस अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि द डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी इज गिवन एज पी। ठीक है, अब पी का वैल्यू दिया हुआ है तो पहले पी का वैल्यू कॉपी कर लेता हूं। पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20 प्लस डी माइनस डी का स्क्वायर। फाइंड द रेट ऑफ विच प्राइस इज चेंजिंग व्हेन डिमांड इज 3। देखो इसके पहले प्राइस दे रहा था, प्राइस इज 3, अब डिमांड दिया हुआ है, डिमांड इक्वल टू 3, और यहां पे वर्ड यूज किया गया डिमांड। तो ठीक है, अभी आपका ये पी है, इसके पहले ये डी आ रहा था, अब पी है, तो आप डिफरेंशिएट किससे करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डी से करना है। क्या करने का? डी से, क्योंकि डिमांड बस डिमांड नाम का वर्ड यूज किया है। देखो बोला है ना कि डिमांड कितना 3 है, इसके पहले क्या बोला था? प्राइस इज 3, प्राइस इज 3, तो हम लोग नीचे क्या लिखते थे? पी से ना, कि हम लोग नीचे पी से विथ रिस्पेक्ट टू पी, विथ रिस्पेक्ट टू पी। अभी यहाँ पे डिमांड दिया हुआ है कि डिमांड इज 3, तो डिमांड इज 3, तो हमें यहाँ पे डिमांड दिया हुआ है कि फाइंड द रेट ऑफ विच चेंजिंग। तो हमें डिमांड दिया हुआ है कि जो डिमांड है वो कितना है आपका? 3 है। तो अभी डिमांड यानी कौन? डी। चलिए साइड में लिख लो, डिमांड यानी कौन? डी। डी इक्वल टू 3। तो अभी और एक चीज इसमें क्या बोला है थर्ड वाले में? द डिमांड फंक्शन मतलब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला, द डिमांड फंक्शन डी इक्वल टू एफ पी। तो नीचे कौन? अभी नीचे यहाँ पे पी आ गया था, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है। उल्टा मतलब कौन? क्या दिया हुआ है कि द डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटीज गिवन एज, पी का वैल्यू दिया हुआ है और डिमांड बोलता है 3 है। तो ठीक है, सेम इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वहां पे हम लोग डी की जगह पे कितना ले लेंगे? 3। इसके पहले जितने भी सम आ रहे थे वहां पे हम लोगों ने पी की जगह पे 3 या फिर 2 जो नंबर दिया जा रहा था वो ले रहे थे लास्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद में। तो यहाँ पे भी सेम करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलो करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नहीं, यहाँ पे पी दिया हुआ है, डिमांड नाम का वर्ड यूज किया है, डिमांड 3 है, तो डी से करोगे ना, बहुत घुमा फिरा के पूछा गया है, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। चलो डी, ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा? जिसको हम लोग जिसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएट इसको करना है, इसका वैल्यू कितना? पी। तो ऊपर कौन आएगा? पी। नीचे विथ रिस्पेक्ट टू क्या? डी। डी देखो इस बार उल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं करते। तो अभी डी अपॉन डी डी, यहां पे एक बार 20, फिर बीच में क्या है? प्लस, तो डी अपॉन डी डी, यहां पे कौन है? डी, तो उसको ब्रैकेट में लिख लो डी। अब माइनस डी अपॉन डी डी, कौन है? डी का स्क्वायर। चलो हम लोगों ने वैल्यू रख लिया, सॉल्व करते हैं। 20 एक कांस्टेंट है, तो 20 का वैल्यू कितना होता है? 0 प्लस डी। डी मतलब क्या? एक्स ही है, वो एक्स का वैल्यू 1 होता है तो डी का वैल्यू भी 1 ही होगा। ठीक है, वो डी का वैल्यू भी 1 ही होगा, कंफ्यूज मत हो मेरे बच्चों। ठीक है, डी का वैल्यू भी कितना होगा? 1 माइनस ये देखो डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर मतलब क्या? एक्स एन, वही फॉर्मूला। तो क्या होता था? ऊपर वाला नंबर नीचे और ऊपर वाले में से एक घटा देते थे। तो यहाँ पे डी और 2 है, तो इसका मतलब क्या कि पहले डी लिखो, 2 को इसके बगल में लेके आओ और 2 में से 1 माइनस कर दो, तो 2d और 2 में से 1 किया तो 1, यानी 1 खत्म, यानी 2d आएगा। कितना आएगा? 2d। तो यानी जब आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका कितना आएगा? 2d। अभी 0 का कोई वैल्यू है क्या? नहीं, तो 1 माइनस 2d, बस आपका ये डिफरेंशिएशन हो गया। ये जो 1 माइनस 2d निकला, ये किसका निकला? डी प्राइस ऑफ पी अपॉन डिमांड, डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू डी, हमारा ये निकला। अब बहुत इजी है, छोटा सा था। इसके बाद क्या बोला? डिमांड कितना है? 3। डिमांड 3 है, तो जहां पे डी है वहां पे कितना लेंगे? 3 बस। तो सबसे पहले डी पी अपॉन डी डी, ब्रैकेट में बंद करो, डिमांड यानी डी, डी इक्वल टू 3,
तो 1 माइनस 2, डी की जगह पे 3 रखना है, तो 2 और डी के बीच में मल्टीप्लाई, तो डी की जगह पे 3, तो 1 माइनस 2, 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आएगा -5, -5। एक बार मैच कर लो, -5, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, -5। तो अब इसको नीचे कॉपी कर लो कि डी पी अपॉन डी डी और डिमांड 3 इक्वल टू -5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, समझोगे तो आपको इजी लगेगा और नहीं समझोगे तो आपको हार्ड ही है। ठीक है, हमने 3 सम में लगातार क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंशिएशन हम लोगों ने करते आए। ठीक है, ये कर लो, फिर 2 सम और करते हैं। ठीक है, बस 5 सम करेंगे, इसके बाद आगे के कुछ सवाल करेंगे। इसको कॉपी कर लो, तब तक के लिए आप लोग नंबर 4 चालू करते हैं। सम नंबर 4 में देखते हैं, सम नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। सम नंबर 4 जो है थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, सम नंबर 4 में हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या बोला है, इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय, देखो c इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है। चलो पहले मैं ये वैल्यू को साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, तुम पहले वैल्यू को ना साइड में लिख लिया करो, ये तुम्हारा पहला काम है। सोल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ, सोल्यूशन ऐसे लिखा करो। ठीक है, हमेशा मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग लिखा करो। c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7, ये इक्वेशन दिया है। हमें क्या बोलता है कि फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। हमें 2 चीज निकालना है। कौन सा, एक आपका है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और एक क्या है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पे अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, इसका मतलब क्या तुम्हें डिफरेंशिएट करने का है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट अगर कहीं पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि डिफरेंशिएट करना है। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, AC इक्वल टू C अपॉन S, ये फॉर्मूला हमें यूज करने का है। क्या यूज करना है, C अपॉन S। एवरेज कॉस्ट मतलब AC का फुल फॉर्म क्या है, एवरेज कॉस्ट। तो AC इक्वल टू C अपॉन S, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट में दिया हुआ x इक्वल टू 4। ठीक है, x इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो देखो ये जो x इक्वल टू 4 है ना, ये एवरेज कॉस्ट के लिए भी लागू होगा और किसका, मार्जिनल कॉस्ट के लिए भी लागू होगा, दोनों के लिए, क्योंकि हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए x का वैल्यू 4 अलग से लगेगा, इसके लिए x का वैल्यू 4 अलग से लगेगा। हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जहां पे x रहेगा वहां पे 4 रखेंगे। इसके पहले में क्या आया था, d आया था, तो जहां पे d था वहां पे हम लोग क्या रख रहे थे, 3 दशा। इसके पहले वाले में p आया था, तो अभी कौन आ गया, x आ गया। तो ठीक है, चलो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा सम है। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट का AC इक्वल टू C अपॉन X। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। चलो निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन X। C मतलब कौन, ये पूरा टर्म कॉपी कर दो। तो 5x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। एक काम करो, इस x को ब्रेक करो, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में। तो क्या होगा, 5x का क्यूब अपॉन x प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन x प्लस 7 अपॉन x। ठीक है, x को मैंने तीनों के साथ में ब्रेक कर दिया। अब क्या करना है, एक बार x से x कैंसिल करो, एक बार x से x कैंसिल करो, तो आपका आंसर क्या बचेगा, 5, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस वहां पे कितना 2x प्लस 7 अपॉन x। ये मेरा क्या निकल गया, एवरेज कॉस्ट। क्या निकला, ये एवरेज कॉस्ट। बहुत ही सिंपल था, ये मेरा क्या निकला, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, AC निकाला हम लोगों ने, क्या निकाला, AC। अब इसी के अंदर x का वैल्यू हम लोग 4 ले लेंगे, सिंपल है, x इक्वल टू 4। तो अभी आगे AC, तो AC तो ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, AC क्या लेंगे, x का वैल्यू कितना लेंगे, 4। तो ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे 4 रख दो। 5 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर यानी कौन, 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x यानी कौन, 4 प्लस 7 अपॉन x यानी कौन, 4। चलो सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस वैसे ही 2 4 जा 8 प्लस 7 अपॉन 4। आगे सॉल्व करो, 16 5 जा 80, 80 प्लस 8 प्लस 7 अपॉन 4। ठीक है, 80 और 8 कितना होता है, 88। तो 88 प्लस 7 अपॉन 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ध्यान देना।
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 का मल्टीप्लाई 88 में करोगे तो 88 में करते हैं, देखते हैं 4 का मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 8 जा 32, 32, 4 8 जा 32, 2 का 2 कैरी 3, 4 8 जा 32, 32 और 3 होता है 35, यानी 352, 352 में 7 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐसे ही करते ना, इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 352 में 7 को अगर ऐड करते हो 72953 यानी 359, कितना आएगा 359, तो 359 अपॉन 4 ये तुम्हारा क्या निकला, एवरेज कॉस्ट, जिसका x इक्वल टू वैल्यू कितना दिया है 4, हो गया ना, कौन सा बहुत हार्ड था, निकल गया मेरा एवरेज कॉस्ट, एक चीज निकाल ली। अभी क्या निकालने का, हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट अलग से, यहाँ पे हमें दो चीज फाइंड आउट करना था, एक था एवरेज कॉस्ट, वो हम लोगों ने निकाल लिया, अभी क्या फाइंड आउट करना हमें, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करने का है, डिफ्रेंशिएट। तो ठीक है, चलो सबसे पहले लिख लो मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है आपको, तो मार्जिनल चाहिए तो साइड में लिख लो ऐसे ही, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या दिया है, मार्जिनल कॉस्ट यानी सी का वैल्यू कितना दिया है, 5x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट यानी सी का वैल्यू कितना है आपका, सी इक्वल टू 5x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किससे करोगे, यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे 4, यहाँ पे देखो x का वैल्यू 4 है, तो आपको x से करने का है। ठीक है, जो लास्ट में वैल्यू दिया रहता है ना, उससे डिफरेंशिएट, मतलब उससे क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके पहले में d था तो विथ रिस्पेक्ट टू d, इसके पहले में p था तो विथ रिस्पेक्ट टू p, उसके पहले में भी p था तो विथ रिस्पेक्ट टू p, यहाँ पे इस बार कौन दिया x, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x तो आप लोग करते आ रहे हो, तो अच्छी बात है, चलो एक तो कम से कम x मिला। तो चलो अभी क्या करेंगे, d अपॉन डी, नीचे देखो सबसे पहले ऊपर कौन आएगा, c, नीचे कौन, विथ रिस्पेक्ट टू x। आई होप समझ में आ रहा हो क्या कर रहा हूं। ठीक है, अभी चलो इसको डिफरेंशिएट करते, तो सबसे पहले d अपॉन डी एक्स, देखो यहाँ पे x क्यूब के बगल में 5 है, 5 यानी कौन, कांस्टेंट, तो उसको ऐसे बाहर लिख लो। इसके बाद में डिफरेंशिएट किसको करोगे, x क्यूब को, अब प्लस यहाँ पे भी 2 है, 2 को बाहर लिख लो, फिर डेरिवेटिव किसका निकालोगे, x स्क्वायर को, x स्क्वायर और नीचे कितना dx, अब प्लस 7 को आपको डिफरेंशिएट करना है, dx और कितना 7। चलो हो गया, हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया, ब्रेक। अब अलग अलग पार्ट में ब्रेक करने के बाद में अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो फाई एक कांस्टेंट है, क्या है ये, फाई एक कांस्टेंट है, एक्स क्यूब मतलब क्या होता है, x का पावर n, तो x का पावर n का फॉर्मूला क्या है, n को नीचे लेके आओ और उसमें से क्या कर दो, 2 को माइनस कर दो, तो यही हमें करने का है, हमारा ये आसानी से हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग चले स्टार्ट करते हैं कैसे ये वगैरह करने का है। तो अभी देखो ये 3 है, वो नीचे आएगा, तो 3 नीचे आएगा और 3 में से क्या हो जाएगा, 1 माइनस, प्लस वैसे ही 2 ऐसे ही मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 कहाँ पे आएगा, नीचे x और 2 में से 1 माइनस। ठीक है, 2 में से 1 कैसे करता हूँ, 2 माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ पता चल रहा है ना, ये xn का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स एन माइनस 1, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। प्लस वैसे ही 7 तो एक कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 0। अभी आगे सॉल्व करते हैं, 5 3 जा 15, 15x, 3 में से 1 गया तो 2, प्लस 2 2 जा 4 x, 2 में से 1 गया तो 1, 0 का तो वैल्यू नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पे x के ऊपर 1 लिखना भी जरूरी नहीं है, यानी ये हमारा जो आंसर आया वो कौन आया, डेरिवेटिव हम लोगों ने dc अपॉन dx का निकाल लिया। अभी आगे एक स्टेप और करना है, पहले इतना देखो सही है क्या, सही है। अब आगे क्या करना है, जहां पे x है वहां पे कितना रख दो, 4 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, चलो इसको ऐसे डब्बे में पैक कर लो, dc अपॉन dx क्या है, x का वैल्यू कितना है 4, जहां पे x है वहां पे 4 रखो। तो ठीक है, करते हैं 15 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मतलब कौन, 4 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई x, यानी 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 4। सॉल्व करते हैं, 15 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 4 4 जा 16। पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करना, नहीं तो बहुत बच्चे प्लस करके मल्टीप्लाई करते, वो रॉन्ग हो जाता है। पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड है ना, तो इसके लिए पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो आपका 240 आएगा, कितना आएगा 240, करके देख लेना, 240 प्लस 16, आप 240 में 16 को ऐड कर दो तो आपका
240 में 60 को ऐड करेंगे तो 256, कितना आएगा 256। ये आपका आंसर निकल गया जो आप लोगों का एक्स का वैल्यू दिया हुआ था वो पुट करने के बाद में। ये देखो सवाल में ये नहीं बोलता कोई सवाल हार्ड है, आप समझ गए ना तो बहुत इजी है और नहीं समझे तो बहुत हार्ड है, बस इतना सा इसमें फंडा है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट सम नंबर 5 पे। सो गाइस नेक्स्ट सम नंबर 5, सम नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सम नंबर 5 में बोलता है कि द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग इन नोटबुक इज गिवन बाय। ठीक है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, कोई मतलब फंक्शन है जो क्या कर रहा है, नोटबुक बना रहा है, तो उसका फंक्शन ये दिया हुआ है। हमें क्या बोलता है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, यानी आपका प्राइस कितना है, मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, जो हम लोग एक्स्ट्रा बनाते हैं ना उसे मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकाला है जहां पे n इक्वल टू 10 दिया है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब डिफरेंशिएट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सी का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएट किससे करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं वैल्यू किसका दिया है n इक्वल टू 10, यानी कौन आएगा n, तो यहाँ पे कौन आएगा आपका n आएगा। ठीक है, जो लास्ट में दिया रहता है ना वही लिखा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू n। अभी यहाँ पे d अपॉन d, तो ऊपर कौन आएगा c और नीचे कौन आएगा n। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4, तो यानी कि हमें इसको फोरों को सॉल्व करना, डिफरेंशिएट करना है। तो ये 15 कितना है, 1500 तो d अपॉन dx, इसको हम लोग डेरिवेटिव निकालना है 1500 का, बीच में माइनस। अब देखो n के बगल में 75 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, डेरिवेटिव में हम लोग को कांस्टेंट को बाहर लेना है, तो ये 75 बाहर, तो फिर आप डिफरेंशिएट किसको करोगे, n को करोगे। चलो n लिख दिया। अभी इसके बाद में प्लस, देखो n स्क्वायर के बगल में 2 है, तो 2 को भी क्या करोगे बाहर, तो डिफरेंशिएट किसको करोगे, n का स्क्वायर। इसके बाद में प्लस, देखो यहाँ पे 5 है, तो क्या आप वहां से 1/5 बाहर निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, 1/5 बाहर निकाल सकते हो। तो वहां पे आपका जो डेरिवेटिव निकलेगा वो n का पावर क्यूब, इसका फॉर्मूला आपका निकलेगा। ठीक है, चलो हम लोगों ने वैल्यू को पुटअप कर दिया, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव निकालते हैं। 1500 ये कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0, माइनस वैसे 75 बीच में क्या है, मल्टीप्लाई n यानी कौन, x का वैल्यू कितना होता है 1, तो n का वैल्यू भी कितना होगा 1, तो 75 मल्टीप्लाई 1, प्लस वैसे ही 2, वैसे ही बीच में क्या है मल्टीप्लाई। अब ये n का स्क्वायर मतलब कौन, xn वाला फॉर्मूला यूज करने का है, तो 2 कहां पे आएगा, नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई n, और 2 में से 1 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब इतना करने के बाद में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस 1/5 को वैसे ही रहने दो, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। देखो n का क्यूब यानी सेम फॉर्मूला, 3 को बगल में लेके आओ और मल्टीप्लाई n, और 3 में से 1 क्या करेंगे, माइनस। हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब फॉर्मूले में पुट करने के बाद में इसे सॉल्व करते, कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 का तो कोई क्या है, वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे माइनस 75 का मल्टीप्लाई 1 में करो 75, प्लस वैसे ही 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो 4, एंड 2 माइनस 1 यानी 2 में से 1 किया तो 1, तो 1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं। प्लस देखो मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3/5, और आपका यहाँ पे n बचेगा, ऊपर n, और 3 में से 1 गया तो 2। हमने ये इसको सॉल्व कर लिया। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, जो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया वो कौन था, dc, कौन था ये, dc अपॉन dn का हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद में आगे क्या बोलता है कि n का वैल्यू 10 है, कितना है, n का वैल्यू 10, तो जहां पे n है वहां पे हम लोग 10 रख देते, तो dc अपॉन dn, और n का वैल्यू कितना लेना है 10, तो चलो रखते हैं। क्या है 75 प्लस 4 और n के बीच में मल्टीप्लाई, यानी 4 मल्टीप्लाई n की जगह पे 10, प्लस 3/5 मल्टीप्लाई n का स्क्वायर मतलब कौन, 10 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, 75 प्लस, अब 4 का मल्टीप्लाई 10 में करो कितना होगा 40, प्लस वैसे ही 3/5 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, 100। अब 5 के टेबल में 100 आता है, क्या आता है, काट दो ना, 5 के टेबल 5 2 10 और ये 0, यानी क्या बचा आपका 75
और 75 और 40 को ऐड कर दो तो 75 और आपका 40 ऐड हो गया, कितना बनेगा वहां पे 25, यहाँ पे हो गया तो 115, कितना होगा 115 प्लस अब यहाँ पे कौन बचा 20, 3 मल्टीप्लाई 20, 3 मल्टीप्लाई 20 तो नीचे 115 प्लस 3 2 जा 6 यानी कितना होगा 60। अब 115 में हमें क्या करना है 60 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में हम देखते हैं आंसर हमारा कितना आता है, या फिर हम इसके बाद में एक मिनट, हाँ कुछ तो हम लोगों ने गड़बड़ किया। गड़बड़ हम लोगों ने क्या किया, अच्छा यहाँ पे माइनस था 75 के पास में, यहाँ पे माइनस था। एक मिनट यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस है, माइनस यही सिंबल समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे -75 तो -75 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 10 में करो 40 प्लस 3/5 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, जैसे किए थे वैसे। अब प्लस माइनस 75 में से अगर आप 40 को माइनस करते हो तो 75 में से 40 निकल गया तो कितना बचेगा वहां पे 10 तो 35, कितना बचेगा 35। लेकिन सिंबल किसका रहेगा माइनस का, बड़े नंबर का सिंबल। प्लस वैसे ही अब 5 के टेबल में 100 कितने टाइम में आता है 20 टाइम में, काट दो तो यानी क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 20। अब -35 प्लस 3 2 जा 6 और 0 तो माइनस प्लस माइनस 60 में से 35 निकाल दो कितना बचा 25। सिंबल किसका प्लस का, तो बड़ा नंबर कौन है 60, उसके बाद में सिंबल प्लस है तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, यानी आपका आंसर आ गया। तो ये जो आपका आंसर है DC/DN और N का वैल्यू हम लोगों ने 10 लिया था तो वैल्यू कितना आया 25, कितना आया 25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था कंप्लीट। तो गाइस अगर कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है, कोई अगर आपको डाउट है इस सम के अंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए स्टॉप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 पूरा सॉल्व करेंगे। तो गाइस तब तक गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये पूरे सम को अच्छे तरीके से, जो फॉर्मूला है इसको समझ लो, कब कहाँ पे क्या करना है। लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। सिर्फ ये देखो इसके पहले वाले सम में बस ये एवरेज कॉस्ट वाला फॉर्मूला यूज हुआ, नहीं तो ज्यादातर हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है डिफरेंशिएट का ही यूज हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए स्टॉप करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखो, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।